सन 1206 से शुरू हुआ ये दौर अपने आप में बदलाव की आहट था, जिसने हम हिंदुस्तानियों के खान पान, रहन सहन और पहनावे तक पर अपनी छाप छोड़ी। दिल्ली की सल्तनत की कहानी 5 नस्ब के होकर गुजरी है। इसी दौर में हम दिल्ली में मुगलों के दखल की कहानी भी सुनेंगे। दिल्ली सल्तनत की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर से शुरू होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 तक था। इस दौर के बारे में कहा जाता है कि ये भले ही छोटा था, लेकिन उन्होंने भारत की तारीख में एक नई शुरुआत की। वो दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान बने और उन्होंने आगे आने वाले शासकों के लिए मजबूत नींव तैयार की। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि वो तुर्क थे और उन्हें बचपन में ही गुलाम बना लिया गया था। बाद में मोहम्मद गौरी ने उनकी बहादुरी देखते हुए सबसे भरोसेमंद सिपाही बनाया, जिसके बाद उन्होंने सेनापति बनने तक का दौर पूरा किया। और 1206 में मोहम्मद गौरी की मौत के बाद ऐबक ने लाहौर और दिल्ली पर कब्जा कर लिया और खुद के सुल्तान होने का ऐलान किया। यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। अगर बारीकी से कुतुबुद्दीन ऐबक की जिंदगी पर नजर डालें तो पाएंगे कि उनके वालिदैन तुर्किस्तान के रहने वाले थे। बचपन में ही कुतुबुद्दीन को खरीद कर काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने उस पर अपनी हुक्मरानी ले ली। इस दौरान उन्होंने इस बच्चे को कई तरह की महारतें सिखाईं। काजी की मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी ने खरीद लिया। गौरी के यहाँ रहते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की जिंदगी में कई बदलाव आए। अपने टैलेंट, लगन, ईमानदारी और इताअत वाले मिजाज के बल पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी का यकीन जीता। धीरे धीरे उन्होंने तरक्की हासिल करनी शुरू कर दी। शुरू में उन्हें अमीर आखुर का दर्जा मिला और तराइन की दूसरी लड़ाई में गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सूबेदार मुंतखब किया। इस तरह गौरी की मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली से लाहौर तक हुक्मरानी की। कुतुबुद्दीन ऐबक में वो सारी सलाहियतें थीं जो एक शासक में होना जरूरी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली की गद्दी मिली। उनमें सबसे पहली बात उनका इंसाफ पसंद होना था, जिससे वो रियाया के दिल में उतर गया। इसके साथ ही उनका दानी होना उनकी शख्सियत के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। एक सलाहियत पसंद सिपाही होना भी उनकी खुसूसियात में शामिल था, जिसने उन्हें दिल्ली का सुल्तान मुंतखब करने में अहम रोल अदा किया। इसके अलावा आर्ट और सिविलाइजेशन से लगाव होना भी उनके लिए एक बेहतर चीज साबित हुई। ऐबक दौर के बारे में ये भी कहा जाता है कि उस वक्त में हिंदू और मुसलमान दोनों के साथ यकसा व्यवहार रखा जाता था। ऐबक ने मंदिरों को तोड़ने वाली स्ट्रैटेजी से परहेज किया और मंदिरों को भी बनवाते रहना जैसे डेवलपमेंट वाले काम किए। ऐबक के सखी नेचर के चलते उन्हें लाख बख्श का दर्जा दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी जिस वजह से मिली, उनमें सबसे बड़ी वजह उनका निडर मिजाज था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक सलाहियतमंद कमांडर थे। कुछ हिस्ट्री के जानकार ये भी मानते हैं कि ऐबक ने भी जंग में लोगों को मौत के घाट उतारा, मगर ज्यादातर इतिहासकारों का यही मानना है कि उनका मिजाज रहमदिली वाला था। कुतुबुद्दीन ऐबक की ये स्ट्रैटेजी ही कहेंगे कि उन्हें अपनी बेटी की शादी अपने गुलाम इल्तुतमिश से करनी पड़ी। अपनी बहन का निकाह नसीरुद्दीन कुबाचा से किया। इन रिश्तों के जरिए उन्हें और ताकत मिली। इन्हीं रिश्तों के चलते भारत में गजनी जैसे लोगों की धाक खत्म हुई।
कला और कल्चर के बारे में कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ने इस सोच के आर्टिस्ट को हमेशा सराहा। उन्होंने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की मस्जिदों की तामीर करवाई। दिल्ली में कुतुब मीनार की तामीर भी इसी दौर की थी, जिसको बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के सल्तनत पर काबिज रहने का दौर आसान नहीं था। उन्हें भी कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। सबसे पहली जो मुश्किल थी वो थी मुखालिफिन का सामना, जिनमें इख्तियारुद्दीन यल्दूस और कुबाचा मेन थे। ऐबक की दूसरी मुश्किल ये थी कि हिंदू सरदार भी उनके खिलाफ झंडे बुलंद के लिए तैयार थे। ऐबक नॉर्थ वेस्ट की राजनीति में उलझे थे और राजपूतों में भी उनके खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी थीं। लेकिन इस मुश्किल वक्त को भी ऐबक ने पार कर लिया और इसका अंजाम ये रहा कि उन्होंने बदायूं पर भी अपनी सत्ता हासिल कर ली और इल्तुतमिश को वहां का बादशाह ऐलान कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ज्यादा वक्त तक तो राज नहीं किया, मगर जितना भी किया उससे बेहद मुतासिर करने वाला वक्त माना जाता है। उनके बाद उनके बेटे आराम शाह को गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन वो एक कमजोर बादशाह साबित हुए और ज्यादा वक्त तक राज नहीं किया। इसके बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और एक काबिल सेनापति थे, उन्होंने सत्ता संभाली। उन्होंने आराम शाह को हटाकर खुद की सल्तनत बनाने का ऐलान किया। ऐसा कहा जाता है कि इल्तुतमिश के शासन में दिल्ली सल्तनत मजबूत हुई थी। एक नजर कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में दिल्ली में खाने के तरीके और सामान पर भी डालते हैं। उस दौर में दिल्ली में खान पान का तरीका सादा लेकिन असरदार था, जिसमें मिडिल एशिया और हिंदुस्तानी रिवायतों का मिला जुला रंग नजर आता था। गेहूं या जौ की रोटी, दाल, सब्जियां और कभी कभी चावल इस्तेमाल किए जाते थे। गोश्त खास तौर पर बकरे का या मुर्गे का चलता था। वैसे गोश्त ज्यादातर अमीर लोगों या दरबार में ही खाया जाता था। मसालों का इस्तेमाल आज के मुकाबले कम था, लेकिन हल्दी, जीरा और धनिया जैसे बुनियादी मसाले इस्तेमाल में होते थे। दरबारी खान पान काफी बेहतर और लजीज होता था। वहां तरह तरह के पुलाव, कबाब और मीठे पकवान बनाए जाते थे। दूध, दही और घी का इस्तेमाल भी आम था। शहद से मिठास लाई जाती थी, क्योंकि चीनी उस वक्त इतनी आम नहीं थी। खाने का तरीका भी दिलचस्प था। लोग जमीन पर बैठकर हाथ से खाना खाते थे। तांबे या मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। सफाई का भी खास ध्यान रखा जाता था, जैसे खाने से पहले और बाद में हाथ धोना। मुख्तसर ये कि उस दौर का खान पान सादा, कुदरती और सेहतमंद था, जिसमें मकामी और विदेशी असर साफ दिखाई देता था। खान पान की बात हो और पहनावे की बात नहीं तो ये बात अधूरी सी लगती है। उस दौर में दिल्ली में कपड़े पहनने का तरीका आज के मुकाबले काफी अलग था। उस जमाने में पहनावे पर तुर्की, वेस्ट एशियाई और थोड़ी बहुत हिंदुस्तानी तहजीब का असर था। मर्दों के लिबास में लंबा कुर्ता शामिल था, जो घुटनों तक होता था। इसके साथ शलवार या पैजामा पहना जाता था, जो ढीला होता था। ऊपर से कभी कभी चोगा भी पहनते थे। खासकर सर्दियों में सिर पर पगड़ी या टोपी पहनना आम था। अमीर लोग रेशम और कढ़ाई वाले कपड़े पहनते थे, जबकि आम लोग सादा कपड़े पहनते थे। वाजे कर दें कि ये लिबास शाही लोगों का होता था। आम हिंदुस्तानी कमीज धोती पहनते थे, लेकिन दोनों तहजीब पैरेलल चलनी शुरू हो गई थी। उधर औरतों का लिबास भी अपने आप में अलग ही था। पुश्तैनी हिंदुस्तानी खवातीन साड़ियां पहनती थीं। इसके अलावा घाघरा, लहंगा जैसे कपड़े तो भारतीयों में आम ही थे।
लेकिन बादशाह के घरानों की ख्वातीन लहंगे के साथ ओढ़नी भी पहनती थीं। अमीर घरानों की ख्वातीन रेशमी और जरी वाले कपड़े पहना करती थीं। मुस्लिम समाज में पर्दा करने का रिवाज भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। उस दौर में सूती, ऊनी और अमीरों के लिए रेशमी कपड़े इस्तेमाल होते थे। उस वक्त का पहनावा सादा, ढीला और तहजीब के मुताबिक था, जिसमें तुर्की और हिंदुस्तानी कल्चर का मिला जुला असर साफ दिखाई देता था। ख्वातीन के साथ बर्ताव की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक के वक्त में औरतों की जिंदगी ज्यादातर घर तक ही महदूद होती थी। उन्हें आमतौर पर सियासत, हुकूमत या जंगी कामों में हिस्सा लेने का मौका बहुत कम मिलता था। पर्दे का रिवाज आम था, हालांकि बाद में रजिया सुल्तान ने भी इस मिथ को तोड़ा था। कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में औरतों के लिए तालीम के मौके बहुत कम थे, लेकिन शाही या अमीर घरानों की कुछ औरतें पढ़ी लिखी भी होती थीं। इस्लामी कानून के तहत औरतों को कुछ बुनियादी हक दिए गए थे, जैसे विरासत में हिस्सा, निकाह और तलाक के कुछ उसूल थे। मगर असल जिंदगी में इन पर पूरी तरह अमल हर जगह नहीं होता था। आम औरतों की हैसियत कमजोर थी, लेकिन फिर भी बादशाह के पास कोई इंसाफ के लिए आता था तो उसे इंसाफ जरूर मिलता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में तालीम के मैदान में कुछ अहम काम हुए। हालांकि उस वक्त तालीमी निज़ाम उतना डेवलप नहीं था जितना बाद में हुआ। तालीम के बारे में उनके दौर की खास बात आपको समझाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई जगहों पर मदरसे कायम किए। इन मदरसों में दीन, फिक्र और अरबी फारसी जबान पढ़ाई जाती थी। उन्होंने उलेमा और आलिमों को इज्जत दी और उन्हें अपने दरबार में जगह दी। इससे इल्म को बढ़ावा मिला। मस्जिदों में भी नमाज के बाद बच्चों को तालीम दी जाती थी। उनके दौर में फारसी को सरकारी और तालीमी जबान बनाया गया, जिससे अदब और इल्म में तरक्की हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में तालीम की शुरुआत बुनियादी तौर पर हुई। उन्होंने मदरसों और उलेमा की सरपरस्ती करके एक ऐसा माहौल तैयार किया जिससे आगे चलकर दिल्ली सल्तनत में तालीम को और ज्यादा बढ़ावा मिला। कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम उस जमाने के हिसाब से काफी हद तक मजबूत और मुस्तहकम था, लेकिन आज के आधुनिक सिस्टम जैसा नहीं था। सबसे पहले ऐबक एक फौजी हाकिम थे, इसीलिए उनका जोर ज्यादातर अमन व अमान बनाए रखने पर था। उन्होंने अपने इलाकों में बगावत और तशद्दुद को सख्ती से दबाया ताकि सल्तनत में सुकून बना रहे। उस दौर में अदालतों का सिस्टम मौजूद था, जहां काजी शरीयत के मुताबिक फैसला करते थे। सजाएं अक्सर सख्त होती थीं ताकि लोग जुर्म करने से डरें। हालांकि उस दौर में आज की तरह बाकायदा पुलिस फोर्स नहीं थी, लेकिन शहरों और सूबों में अफसर कोतवाल तैनात होते थे जो कानून व्यवस्था संभालते थे। कुल मिलाकर दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दौर में ऐबक ने काबिल कबूल अमन कायम किया, खासकर बड़े शहरों में। लेकिन दूर दराज इलाकों में कभी कभी बगावत और लूटमार भी हो जाती थी, क्योंकि पूरा कंट्रोल रखना मुश्किल था। ऐबक के वक्त लॉ एंड ऑर्डर सख्ती और फौजी ताकत पर मबनी था। इससे आमतौर पर अमन कायम रहा, लेकिन सिस्टम पूरी तरह से मुस्तैद था। ऐसा हर इलाके के लिए नहीं कहा जा सकता था। लेकिन एक बात कुतुबुद्दीन ऐबक के वक्त में साफ थी। उस दौर में जुर्म करने वालों को सख्त सजाएं दी जाती थीं। इस दौरान कोतवाल का रोल अहम होता था। शहरों में कोतवाल तैनात होते थे। उनका काम चोरी, झगड़े और दूसरे जुर्म को रोकना था। गांव के मुकाबले में बड़े शहरों में अमन व अमान बेहतर था। दूर दराज गांवों और इलाकों में कभी कभी लूटमार या बगावत हो जाती थी। सरकार टैक्स वसूलती थी और इसके लिए सख्ती भी करती थी। इससे लोगों पर कंट्रोल बना रहता था। ऐबक का दौर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत थी, इसलिए पूरा सिस्टम अभी डेवलप हो रहा था।
फिर भी ऐबक ने लॉ एंड ऑर्डर का नया मसौदा पेश कर दिया था। उस दौर में तामीरी काम की एक नई शुरुआत हुई थी, जिसे हिंदुस्तान में इस्लामिक आर्किटेक्चर की बुनियाद माना जाता है। उस जमाने में इमारतों का अंदाज सादा मगर मजबूत और असरदार होता था। ऐबक ने ज्यादातर मस्जिदें और किले बनवाए, जिनमें पत्थरों और खंभों को भी इस्तेमाल किया गया। इस वजह से उस दौर की इमारतों में हिंदू और इस्लामी वास्तुकला का मिला जुला रंग नजर आता था। सबसे मशहूर तामीरी कामों में कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद शामिल हैं। कुतुब मीनार की तामीर ऐबक ने शुरू करवाई थी, जो बाद में पूरी हुई। कुतुब मीनार की तामीर हिंदुस्तान की इस्लामी तारीख और नए कंस्ट्रक्शन की इबारत लिखने की शुरुआत है। कुतुब मीनार की बुनियाद कुतुबुद्दीन ऐबक के वक्त में शुरू हुई और मीनार की सिर्फ पहली मंजिल तैयार करवाई थी। उसके बाद उनके दामाद और जानशीन शमशुद्दीन इल्तमिश ने इस मीनार की 3 और मंजिलें बनवाकर इसे काफी हद तक मुकम्मल किया। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई और 5वीं मंजिल इजाफा की। यह मीनार लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाई गई और इस पर कुरानी आयतों की खूबसूरत नक्काशी की गई। इसकी बुलंदी तकरीबन 73 मीटर है, जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनारों में से एक बनाती है। ये मीनार आज भी दिल्ली में एक अहम तारीखी और सयाहती मकाम के तौर पर जानी जाती है। यह मीनार लाल पत्थर और मार्बल से बनी है और करीब 73 मीटर ऊंची है। इसकी हर मंजिल पर खूबसूरत इस्लामिक लिखावट और नक्काशी है। ये नक्काशी उसके आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है, जिसमें कुरान की आयतें और तारीखी लिखावटें शामिल हैं। कुतुब मीनार सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि यहाँ कई तरह की इमारतें और संजो कर रखी गई हैं। ये मॉन्यूमेंट न सिर्फ इस्लामिक आर्किटेक्चर का नमूना है, बल्कि भारत की तारीख में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत को भी दिखाता है। इसे 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया था। आज की खास पेशकश में इतना ही। अगले एपिसोड में आपको दिल्ली के और मुगलिया सल्तनत के कुछ और दिलचस्प किस्सों से रूबरू कराएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।